हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। इसी तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह की नई नई कहानियां आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं। आज की अपनी जो कहानी है वो है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, मतलब 21 चेहरों वाला एक शैतान। कहानी जापान की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये रियल स्टोरी। तो कहानी जापान की है, और जापान की ऐसी कहानी है जिसको जब खत्म करूंगा मैं तो आप याद रखेंगे इस कहानी को हमेशा के लिए। तो अगर जापान की बात करें तो जापान के सीने पर इससे बड़ा कोई जख्म नहीं है। जापान के पूरे इतिहास में पिछले 40 साल हो गए इस कहानी को। आज तक ये कुछ अलग ही कहानी है। जापान पुलिस के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की चुनिंदा गिने चुने देशों में से एक है जिसकी पुलिस बेहद एडवांस है, बेहद तेज है, और कोई भी क्रिमिनल इनकी नज़रों से बच नहीं पाता। हाईटेक भी है। दुनिया में पहले नंबर पर जापान है जो मर्डर के 97% केस सॉल्व कर देता है। हालांकि जापान की अपनी खुद की जो सुरक्षा है उसका ठेका कह लो वो अमेरिका ने ले रखा है, ये हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से। इसलिए जापान यहाँ से तो पूरी तरह से बेफिक्र रहता है। तो जब जापान पुलिस इतनी तेज तर्रार है, फिर भी जापान पुलिस इस केस को क्यों नहीं सुलझा पाई। यहाँ तक कि इस केस के चक्कर में जापान के एक पुलिस वाले ने खुदकुशी कर ली, वो भी खुद को आग लगाकर। आज भी जापान पुलिस को इस केस को सॉल्व ना कर पाने का मलाल है। जापान के इतिहास की सबसे पेचीदा कहानी है ये। इसी केस की वजह से जापान पुलिस की बेइज्जती तक हुई है। इस केस के वैसे तो कई नाम है, केस नंबर 114 है, और भी कई नाम है इस केस के, पर ज़्यादातर लोग इस केस को इस नाम से जानते हैं जो है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। जैसा मैंने शुरू में बताया, 21 चेहरों वाला एक शैतान। तो जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि कैंडी चॉकलेट बनाया करती थी। नाम था गिलाइको। इस कंपनी का पूरे जापान की सबसे बड़ी कंपनी थी ये, गिलाइको कंपनी। कैंडी की कंपनी भी बहुत मशहूर थी। 18 मार्च 1984 की ये कहानी है। इसी गिलाइको कंपनी के मालिक इजाकी के घर पर 18 मार्च 1984 को, इस कंपनी के जो मालिक थे उनका नाम था इजाकी। इजाकी के घर पर 18 मार्च 1984 को दो नकाबपोश दाखिल होते हैं। रात का समय, रात के 9 बजे करीब। इजाकी के दो घर, एक घर में इजाकी और दूसरी तरफ इजाकी के परिवार के और सदस्य। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर घर में दाखिल होते हैं तो सामने इजाकी की माँ खड़ी थी। वो उम्र उनकी 70 साल थी। दोनों नकाबपोश इजाकी की माँ को बंदूक दिखाते हैं और वहां रखे टेलीफोन के तार से इजाकी की माँ को बांध देते हैं, उनके हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पर टेप लगा देते हैं। उसके बाद नकाबपोश वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे एक महिला खड़ी थी जो कि इजाकी की वाइफ थी। वो दोनों उसे भी टेलीफोन के तार से बांध देते हैं बंदूक दिखाकर। अब मुंह पे टेप लगानी ही थी, पर उससे पहले उस इजाकी की वाइफ बोलती हैं कि हमें मत मारो, हमें कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ यहाँ से, पैसे गहने जो चाहिए वो ले लो, सब ले जाओ। वो नकाबपोश इजाकी की बीवी के मुंह पर टेप लगा देते हैं और कहते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो फिर पूरे घर में घूमते हैं, इजाकी को तलाश करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इजाकी बाथरूम में है। इजाकी बाथरूम में था, अपने दोनों बच्चों को नहला रहा था और खुद भी नहा रहा था। दोनों नकाबपोश बाथरूम में जाते हैं और जिस बाथ टब में इजाकी अपने बच्चों के साथ नहा रहा था, उसी बाथ टब से दोनों नकाबपोश इजाकी को गन पॉइंट पर उठाते हैं और उसे बाहर लाते हैं घर से। इजाकी बाथरूम में नहा रहा था तो इसलिए वो बिना कपड़ों के था। दोनों नकाबपोश इजाकी को इसी हालत में घर से बाहर ले जाते हैं और एक गाड़ी में डालकर इजाकी को ऐसे ही डाल देते हैं, बिल्कुल यूं ही बिना कपड़ों के, नंगा बिल्कुल। दोनों एक गन पर ये सब कर देते हैं, गन दिखाकर। इजाकी को वो नकाबपोश गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाते हैं, यूं ही नंगा बिना कपड़ों के। फिर वो दोनों इजाकी को वहां से ओसाका ले जाते हैं। ओसाका के एक सुनसान इलाके में ले जाकर इजाकी को वहीं बांध देते हैं, अकेले। ना कोई गार्ड वहां, ना कोई और, बस अकेले इजाकी। और उन्हें ठीक से बांध कर वो दोनों नकाबपोश वहां से चले जाते हैं। इलाका भी एकदम सुनसान था। ये सब करने के बाद रात को ही सब पता चल गया। पुलिस आई,
माँ बीवी को खोला गया कि तभी अगले दिन सब जगह ये खबर फैल गई कि इजाकी के घर पर ये हो गया और इजाकी को किडनैप कर लिया गया है। अब जापान पुलिस लग जाती है अपनी तफ्तीश में। जापान पुलिस के लिए भी ये एक चैलेंज था कि तभी सुबह कंपनी के दफ्तर में मैसेज आता है किडनैपर का, और वो कहता है कि तुम्हारी कंपनी के मालिक इजाकी हमारे कब्जे में है। 21 मार्च तक, ये बात 18 मार्च की है और 19 मार्च को ये मैसेज जाता है, तो 21 मार्च तक हमें 1 बिलियन यन जापानी करेंसी और 100 किलो गोल्ड सोना अगर तुमने नहीं दिया 21 मार्च को इसी वक्त तक, तो फिर हम इजाकी को मार देंगे। कंपनी में मैसेज आया, सब तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस को बताया गया। जापान पुलिस अब सब तरफ दबिश डाल रही है। तमाम ओसाका जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी, तलाश जारी। अब फिरौती की रकम के लिए भी मैसेज आ गया। एक जापान की फेमस कंपनी के मालिक का किडनैप हुआ है। इधर समय बीत रहा है, फिर धीरे धीरे वो 21 तारीख भी आ जाती है। अब पुलिस डरने लगी कि डेडलाइन खत्म होने वाली है, कहीं इजाकी को कुछ हो ना जाए, वो लोग कुछ कर ना दें। पुलिस हर तरफ से कोशिश भी कर रही थी कि तभी इधर डेडलाइन खत्म हो रहा है कि तभी रात को इजाकी वहां से अपने हाथ पैर खोलकर किसी तरह बचते बचाते, डरते डराते वहां से भाग निकलते हैं कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई मार ना दे। पर वो बिना रुके वहां से भागते भागते सीधा अपने घर पहुंचते हैं, सही सलामत। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी खुश कि बिना रकम दिए ही इजाकी घर आ गए, सही सलामत। पुलिस उनकी सिक्योरिटी बढ़ा देती है। अगले दिन तमाम अखबारों में, वहाँ के टीवी में इजाकी की खबर कि, और खबर भी बिल्कुल तारीफ वाली कि इजाकी किडनैपरों को चकमा देकर वहाँ से बच कर आ गए, इजाकी ने किडनैपरों को बच्चा दे दिया, और भी ऐसी तमाम तारीफ वाली खबरें कि जान हथेली पर रखकर इजाकी वहाँ से भाग आए और बच गए। ये सब हो गया तो लगा कि चलो किस्सा खत्म, पर किस्सा खत्म नहीं हुआ था। इजाकी जब छूट कर आए, उनके अगले दिन उनका जो दफ्तर था, वहाँ 6 गाड़ियाँ खड़ी थी। उन 6 गाड़ियों में अचानक आग लग गई। पहले लगा कि पता नहीं हादसा है या क्या है, पता नहीं चला। फिर 1-2 दिन बाद उनकी कंपनी में एक कंटेनर आया। पता चला कि कंटेनर भेजा है किसी ने। कंटेनर को खोला गया, देखा तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड भरा हुआ था। अब इस एसिड का क्या करना था ये तो पता नहीं। खैर पुलिस को जानकारी दी गई। अब इन बातों को पुलिस ने जोड़ना शुरू किया कि 6 गाड़ियों का जलना, अब ये कंटेनर और फिर इजाकी का बचकर भागकर आना। खैर इन बातों से कुछ पता नहीं चलता जापान पुलिस को, वो इस कड़ी को नहीं जोड़ पाती, इस बारे में पता नहीं लगा पाती। जब पूरा महीना मार्च का खत्म हो गया तो धीरे धीरे लोग भूलने लगे इजाकी की किडनैपिंग की बात को। 8 मार्च 1984 की तारीख आ गई। लगभग 14-15 दिन बीत गए थे 21 मार्च की उस डेडलाइन के बाद। तो 8 अप्रैल को जापान पुलिस को एक लेटर मिलता है, और वो लेटर जापानी भाषा में था। उसका हिंदी में मतलब जो होता है वो ये था, उस लेटर में जो लिखा था वो, कि जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम। ये पहली लाइन थी उस लेटर की। अब ये लेटर जापान के बड़े पुलिस अफसर के पास आया था। लेटर था पूरा ट्रांसलेट करके, जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम, तुम पागल हो? तुम धरती पर कर क्या रहे हो? अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे पकड़ना मुश्किल है, पर मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ। मैं इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना ही इजाकी इजाकी जिसका किडनैप हुआ था वो इजाकी, ना ही इजाकी की कंपनी में काम करता हूँ, उसका कर्मचारी हूँ, ना ही इजाकी के खेतों में काम करने वाला हूँ। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, इसलिए मुझे इनके इर्द गिर्द मत ढूंढना। यानी ना कंपनी में ढूंढना, ना कंपनी के बाहर ढूंढना, ना इजाकी के खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनमें ढूंढना। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, मुझे इनमें मत ढूंढना। हाँ, जो कार मैंने इस्तेमाल की थी, अब यहाँ ये हिंट दे रहा है, जो कार मैंने इस्तेमाल की थी उसका कलर ग्रे है, ग्रे रंग का, और मैंने अपना खाना डाई के स्टोर से खरीदा था। वहाँ स्टोर है डाई के, तो उसका बताया है।
अगर और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़ वालों के हाथ पैर जोड़ो और भीख मांगो, उसके बाद मुझे पकड़ लोगे। अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। टैक्स चोर। टैक्स चोर यहाँ इसलिए कहा कि आम लोगों के टैक्स से ही, उनके टैक्स देने से ही इन लोगों को सैलरी मिलती है अपनी, इसीलिए पुलिस को टैक्स चोर कहा है यहाँ पे। अगर नहीं पकड़ पाए तो मुझे, तो तुम टैक्स चोर हो। फिर आगे लिखा था इसमें लेटर में, क्या मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर तुम्हारे किसी अफसर को किडनैप कर लूं? ये लास्ट लाइन थी उस गुमनाम लेटर की। और आखिरी में बस वही नाम, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। बस 8 अप्रैल 1984 को इजाकी की किडनैपिंग के 15-16 दिन बाद ये लेटर आता है। जब लगा कि इस केस में कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे जापान पुलिस को चैलेंज और हिंट कि मुझे पकड़ सको तो पकड़ो। अब इसमें 2 हिंट थे। एक तो चलो कि उसका रिश्तेदार नहीं है, उसकी कंपनी में काम नहीं करता, उसके खेतों में मजदूर नहीं है, किसान नहीं है। पर 2 चीज़ थी। एक कि कार का रंग ग्रे है और जाते वक्त रास्ते में डाई के स्टोर से खाना लिया था। अब पुलिस ने ओसाका से लेकर सारे ग्रे कलर की कार वालों को उठाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि अब जो डाई के स्टोर में जो भी लोग शॉपिंग करने आते, अपना खाना खाने आते या पैक कराने आते, पुलिस सबको उठाती रही। सबको उठाना शुरू कर दिया जिस पे भी जरा भी शक हो, चाहे वो फिर कार वाला हो या डाई के स्टोर में आया हुआ कोई शख्स हो। पुलिस ने तमाम रास्ते खंगाल डाले ओसाका के। इस तरह से उठाते उठाते पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ कर ली, पर पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ खाली। और यहाँ पुलिस को बार बार उस लेटर की वो बातें याद आ जाती जिसमें लिखा था कि तुम टैक्स चोर हो, और पहली लाइन की, जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों, तुम धरती पर क्या कर रहे हो। ये सब चीज़ें और याद आ जाती थी पुलिस को, तो उन्हें और गुस्सा आता था। पर फिर भी दुनिया की बेस्ट फोर्स है पुलिस फोर्स जापान की, वो लगी रहती है, इस तरफ से छानबीन करती रहती है। और ये लेटर इत्तेफाक से वहाँ के अखबारों में भी छप जाता है। ये लेटर छपा तो इजाकी की कहानी भी छपी, कैसे किडनैपिंग और उसके उसके जोड़कर भी देखा गया किडनैपिंग को इससे। किडनैप किया, फिर इजाकी भाग आए, उसके बाद फिरौती मांगी 1 बिलियन येन और 100 किलो गोल्ड, वो भी नहीं लिया। इजाकी की वाइफ घर से पैसे दे रही थी, वो भी नहीं लिए। तो आखिर ये किडनैपर चाहता क्या है? पुलिस लगी रही अपनी इस बदनामी को झेलते हुए। अब 8 अप्रैल के बाद करीब 1 महीना 2 दिन बीत गए। 1 महीना 2 दिन के बाद एक दूसरा लेटर पुलिस के पास आता है। और ये लेटर जब पुलिस के पास आया, तो यही लेटर साथ में एक दूसरी कंपनी को भी भेजा गया। एक और कंपनी थी जापान की, वो भी ये खाने पीने की चीज़ें बनाती थी, यही कैंडी और चॉकलेट जो गिलायको कंपनी बनाती थी, इजाकी वाली। इसी तरह की वो भी सेम कंपनी थी। इस कंपनी का नाम था मोरी नागा। ये भी जापान की ही एक बड़ी कंपनी थी, फेमस कंपनी थी। और इस दूसरे लेटर में लिखा था कि मैंने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट में पोटेशियम साइनाइड मिला दिया है, जो भी खाएगा वो मर जाएगा और उसका जिम्मेदार कंपनी होगी। अब इस लेटर से पहले एक लेटर और आया था, और ये लेटर गिलायको कंपनी को लिखा गया था। मतलब ये जहर वाला लेटर पहले गिलायको को भेजा गया, उसके बाद मोरी नागा कंपनी को भेजा गया था। तो अब गिलायको कंपनी के लेटर में क्या लिखा था वो बताता हूँ। गिलायको कंपनी वाले लेटर में लिखा था कि तुम्हारी जो कंपनी है उसमें जो कैंडी बनती है उसमें हमने जहर मिला दिया है, जो खाएगा वो मर जाएगा। और लेटर लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि कौन से फ्लेवर में, कौन सी कैंडी में डाला है जहर। और कंपनी अपनी सारी कैंडी मार्केट से वापस मंगा लेती है। इन दोनों कंपनियों के पास जब ये लेटर जाता है, तभी ये लेटर पुलिस वालों के पास भी जाता है। पुलिस अपनी कर रही थी छानबीन इस लेटर को लेकर। बाद में ये खबर वहाँ के तमाम न्यूज़ चैनल पर आ जाती है। अब लोग भी कैंडी खाने से डरने लगे। और इस कहानी को उस वक्त, और इस कंपनी को उस वक्त ये सब हटाने में, कैंडी वापस मंगाने में अपनी मार्केट से 130 मिलियन येन का नुकसान होता है। तो ये एक लेटर आया था और लेटर की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। और ये लेटर और भी कई छोटी मोटी कंपनियों को गया, ठीक ऐसा ही लेटर। और लास्ट में बस यही लाइन, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। तो गिलायको की हालत खराब। गिलायको का मालिक किडनैप हुआ, फिर छूट गया, बिजनेस में भी नुकसान हो गया। फिर इधर धीरे धीरे कंपनी की भी हालत खराब होने लगी। कि फिर एक दिन एक और लेटर आता है, एक रोज। और उस लेटर में कहा गया कि ये जो गिलायको कंपनी है ये बड़ी शर्मिंदा है
अपने किए पर बड़ा नुकसान भी इसका हो चुका है। हमारा मकसद था इसको परेशान करने का, वो हमने कर लिया, और जो हमारा मकसद था वो भी हमने कर लिया। अब हम इसका पीछा छोड़ते हैं। अब हम गिलायको कंपनी को तंग नहीं करेंगे। एक लेटर ये भी आया, पर लगा कि कहीं ये झूठ तो नहीं, पर वाकई में उन्होंने उसके बाद कभी भी गिलायको कंपनी को तंग नहीं किया। और उसी लेटर में लिखा था कि गिलायको को तंग नहीं करूंगा, बस ये नहीं कह सकता कि बाकी और किसी कंपनी को तंग नहीं करूंगा। गिलायको कंपनी को तंग नहीं करूंगा बस। फिर इसके बाद सचमुच गिलायकों को तंग नहीं किया। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई लेटर आया, ना कोई फिरौती के लिए कोई कॉल आई, मैसेज आया। इस लेटर के बाद धीरे धीरे वक्त बीता। अब मई से नवंबर आ गया। 1 नवंबर को अचानक एक लेटर आता है फिर से। ये लेटर एक और कंपनी को गया, जो और पुलिस को भी गया। और ये कंपनी थी मोरी नागा, यही कैंडी चॉकलेट बनाती थी। और ये लेटर लिखा गया ये मोरी नागा कंपनी के प्रेसिडेंट के नाम लिखा गया था, जैसे इजाकी को लिखा गया था। इस 1 नवंबर वाले लेटर में लिखा था, तुमने हमारी पावर देख ली होगी, वही इजाकी वाले मामले में। अगर तुम भी हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी कंपनी भी डुबा दूंगा और तुम मारे जाओगे। ये तुम तय करोगे कि मुझे पैसे दोगे या अपनी कंपनी को डूबते हुए देखोगे। मुझे 5 या 6 तारीख वाले अखबार में लिखकर बताना। मुझे 200 मिलियन यन चाहिए। द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। नीचे सिग्नेचर यही थे, 21 चेहरों वाला एक शैतान। अब जब ये आया तो मोरी नागा कंपनी की हवा खराब। फिर जापान पुलिस ने इस लेटर के आने के बाद मोरी नागा कंपनी के मालिक की, प्रेसिडेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। अब मोरी नागा कंपनी के मालिक डरे हुए हैं, इजाकी की तरह। पूरी कंपनी की हवा खराब। कि तभी इसी मोरी नागा कंपनी को एक और लेटर आता है। उस लेटर में कहा जाता है इस मोरी नागा कंपनी को कि हमने तुम्हारी कंपनी में एक खास फ्लेवर लगा दिया है, और जो जो इस फ्लेवर की कैंडी खाएगा वो मारा जाएगा। मतलब सीधे सीधे ये एक जहर था, और इसकी जिम्मेदार कंपनी होगी। यहाँ आप सब डर गए, पूरी कंपनी और जापानी पुलिस वाले भी। खैर, इस कंपनी को भी अपने सारे प्रोडक्ट मार्केट से वापस मंगाने पड़े। सारे स्टोर से हटा दिए अपने प्रोडक्ट इस कंपनी ने, मोरी नागा के प्रोडक्ट। और इस वजह से इस कंपनी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसको भी भारी नुकसान हुआ। और उस लेटर में लिखा था कि हमने सिर्फ 10 बॉक्सों में ये खास फ्लेवर डाला है, और जिन बॉक्स में ये खास फ्लेवर वाली कैंडी होगी, जहर वाली मतलब, उसमें हर बॉक्स में एक लेटर है, एक पर्ची है। और जिन 10 बॉक्सों में ये लेटर मिलता है, वही जहर वाला फ्लेवर है, वही जहर वाली कैंडी है। अब कंपनी में जब सारे बॉक्स आ गए तो 10 लेटर, वो 10 बॉक्स कौन से हैं ये कैसे पता लगे। इसीलिए कंपनी ने वापस आए हुए सारे बॉक्सों को खोलना शुरू किया। जब खोलकर देखा तो वाकई में ऐसे कुछ 10 बॉक्स मिलते हैं जिनमें एक एक लेटर रखा हुआ था। और हर बॉक्स में उस लेटर में लिखा था कि ये पॉइजनस है, इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होगा, इसे यूज ना करें। ये पर्ची उन हर 10 बॉक्सों में मिली। ये हिंट भी दिया था उस लेटर में भेजने वाले ने कि सिर्फ 10 बॉक्स है और उनमें पर्ची है, और जिस बॉक्स में पर्ची वही बॉक्स जहर वाला। अब पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक शख्स कुछ कैंडी के डिब्बों में उनको खोलकर उसमें कुछ डाल रहा है, कुछ रख रहा है। पुलिस तमाम कोशिश करती है, स्केच बनवाती है उस शख्स का, पर कुछ नहीं मिलता। पुलिस अब भी खाली हाथ। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये मजाक है, नहीं होगा कोई जहर। लेकिन जब उन 10 बॉक्सों को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, तब पता चलता है कि वाकई में इन बॉक्सों में कुछ जहर मिला है कैंडी में। पर इस जहर से किसी की जान नहीं गई, क्योंकि समय पर ये सब वापस मंगा लिया था। ना मोरी नागा कंपनी की जहर वाली कैंडी से कोई मरा, ना गिलायको कंपनी की जहर वाली कैंडी से किसी की जान गई, क्योंकि लेटर आने के बाद इन दोनों कंपनियों ने समय पर अपना सारा सामान, अपना सारा माल वापस मंगा लिया था मार्केट से तुरंत। लेकिन अब इधर इस कंपनी की भी माली हालत खराब होती गई, और इधर जापान पुलिस भी, इनकी भी फजीयत हो रही है आम जनता के सामने। तमाम न्यूज़ चैनल वाले, तमाम वहाँ के अखबारों में सिर्फ जापान पुलिस की बेइज्जती और फजीयत के किस्से। और इधर वो लेटर वाला जापान पुलिस को खुली धमकी दे रहा है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम चोर हो। इधर भी पुलिस वालों का दिमाग खराब। पर लगे रहे पुलिस वाले अपने काम में।
एक ऑफिसर थे जापान पुलिस के, सोजी यामामोतो। सोजी यामामोतो इस केस पर पूरी शिद्दत से लगे हुए थे, इस केस को सॉल्व करने में। इसी बीच ये सीनियर अफसर जापान के 1.25 लाख लोगों से पूछताछ कर चुका था। इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में 1.25 लाख लोगों से, जापानी 1.25 लाख लोगों से पूछताछ हो चुकी थी इस केस के चक्कर में। इस पूरे केस की एक एक कड़ी को जोड़कर देख रहे थे सोजी, पर फिर भी हाथ खाली थे। और इसी बेइज्जती और बदनामी नाकामी की वजह से इसी सीनियर अफसर ने खुदकुशी कर ली, खुद पर तेल डालकर आग लगा ली। पुलिस वहाँ के तमाम गैंग को भी खंगालती है, याकुजा गैंग, नॉर्थ कोरियन गैंग, सबको। जो टिप्स मिलते थे पुलिस को वो भी बेकार साबित हुए। पुलिस के सारे मुखबर वगैरह सब बेकार साबित हुए। इसी नाकामी की वजह से जापान पुलिस के अफसर सुसाइड कर लेते हैं, सोजी यमामोतो। ठीक सोजी की मौत के बाद उस मॉन्स्टर का, जो मॉन्स्टर था वही 21 फेसेस वाला शैतान, उस मॉन्स्टर का एक और लेटर आता है पुलिस वालों के पास। और ये तारीख थी अगस्त 1985 की, अगस्त का महीना था 1985 की, कि कैसे एक केस ने, एक गैंग ने, द मॉन्स्टर ऑफ 21 फेसेस की नाकामी ने एक पुलिस अफसर की जान ले ली। इस लेटर में लिखा था, उस लेटर में लिखा था, हाउ स्टूपिड ऑफ हिम। ये उस पुलिस वाले के लिए लिखा था जिसने सुसाइड किया। हाउ स्टूपिड ऑफ हिम, कि हमारी संवेदनाएं उस पुलिस वाले के साथ हैं जिसने सुसाइड किया है, उसके परिवार के साथ हैं। उसके बाद आगे लिखता है कि हमने तय किया है कि जो फूड बनाने वाली कंपनियां हैं उन कंपनियों को अब हम तंग नहीं करेंगे और ना ही टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। आज के बाद आज के बाद कोई हमारे नाम पर कोई लेटर भेजता है, कोई ब्लैकमेल करता है, कोई फिरौती मांगता है, तो वो हम नहीं होंगे, शायद हमारी कोई कॉपी कर रहा होगा। हम अब कोई लेटर किसी को नहीं भेजेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अपने बारे में भी लिखा था कि हम लोग बुरे लोग हैं और हमें मज़ा आता है ये सब करने में, और जिस काम को करने में मज़ा आ रहा है, फन आ रहा है, तो क्या बुराई है उस काम को करने में, बुरे होते हुए भी। खैर, इस लेटर में उन्होंने पुलिस अफसर को श्रद्धांजलि देते हुए मना करा था कि अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। और मार्च से शुरू हुआ ये मैटर, मार्च 1984 से लेकर अगस्त 1985 तक चला। और वाकई में अगस्त 1985 के बाद किसी भी फूड कंपनी को परेशान नहीं किया, कोई भी कैसा भी लेटर भेजकर। और उसके बाद इन दोनों कंपनियों ने भी अपना काम किया, अच्छा सा बिजनेस अच्छा किया। और बाद में एक रिपोर्ट भी आई कि किसी को भी इस गैंग ने नहीं मारा, पकड़ करी पर फिरौती नहीं ली, जहर वाली कैंडी की बात करी पर जहर से कोई मरा नहीं। लेकिन 17 महीने तक परेशान करके रख दिया पुलिस वालों को कि पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। और कई कंपनियों की तो पूरी मार्केट ही डुबा दी। और सबसे बड़ा जख्म जो दिया वो दिया जापान पुलिस को। 40 साल के इतिहास में आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है, अनसुलझा हुआ है। आज भी नहीं मालूम कि 21 फेसेस वाला ये मॉन्स्टर कौन है, ये असली में है या नहीं है, और है तो कौन है। और दूसरी चीज, जापान का एक कानून है कि किसी मुजरिम को किसी केस के चलते अगर 25 साल के अंदर अंदर उसे पकड़ लेते हैं तो ठीक है, वरना 25 साल के बाद वो आज़ाद है। और इस केस को तो पूरे 40 साल हो गए। मतलब अगर आज आज भी ये गैंग, मॉन्स्टर गैंग सामने आ जाए और अपनी ये बात बता दे सबको कि हम ही हैं वो जो 1984 से 1985 तक लेटर भेजा करते थे, तो आज भी जापान पुलिस और जापान पुलिस का जो कानून है वो इनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जैसा कानून है वहाँ का जापान का। इसका मतलब वो अब ज़्यादा आज़ाद हैं। आज़ाद हैं तो अब सवाल ये है कि क्या वो हिम्मत करेंगे सामने आने की, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वो सज़ा के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन 40 साल हो गए, अगर आना होता तो
26 में, 25 में भी, 27 में आ जाते। पर 15 साल ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन क्या पता किसी दिन चेहरे से नकाब हट जाए और पता चले कि ये वही है, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस, जिसने जापान पुलिस की नींद हराम कर दी थी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर करना और जाते जाते मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।